Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. I hope you all are doing well and enjoy my fan fictions. So let's start our fan fiction journey. Actually, फैमिली आपकी ऑथर बहुत बड़ी गधी है और सिर्फ उसे सींग और पूंछ की कमी है, वरना उससे बड़ा गधा इस दुनिया में और कोई नहीं है। एक्चुअली मैंने कल क्या किया, जो डिलीट करने वाला पार्ट था उसे गलती से अपलोड कर दिया और जो अपलोड करने वाला पार्ट था उसे गलती से डिलीट कर दिया। ये बात मुझे रात को पता चली जब मैंने उस वीडियो देखी, पर तब तक वो आप सब ने देख ली थी तो मुझे डिलीट करने का कोई ऑप्शन ही नहीं मिला। उस पार्ट में बहुत सारी मिस्टेक हुई और उसमें मेरी आवाज़ वो तो हॉरिबल थी और मेरी बकवास बातें। मुझे इस बात का बहुत रिग्रेट है। फिर भी उस पार्ट पे आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़कर बिलीव मी, वो कहते हैं ना, कलेजे बीच ठंड पड़ गई। थैंक यू वेरी मच। ये प्लीज़ लेट मी डाई का 15th एपिसोड है। जो कल मैंने एपिसोड में गलतियाँ की हैं वो मैं अब इस पार्ट में और आने वाले पार्ट्स में कुछ सुधार दूंगी। लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि लैन सिचन का एक्सीडेंट हो गया था, पर उन्हें इतनी कुछ ज़्यादा चोटें नहीं लगी थी। फिर भी डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया था कि उन्हें 24 घंटे अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा जाए। नी वाईसैंग भी लैन सिचन के साथ ही थे और उन्हें भी कुछ खरोचें आ गई थी, पर वो दोनों परफेक्टली फाइन थे और लैन सिचन को सर पर चोट लगी थी, जिस वजह से वो 2 से 3 घंटे बेहोश रहने वाले थे। पर फिर भी डॉक्टर ने रात भर उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखने का डिसीजन लिया था और इसमें विंग और वांगजी ने भी उन्हें अलाउ कर दिया था। लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। इसमें विंग और वांगजी बहुत जल्दबाजी में भागते हुए आए थे, जिस वजह से विंग ने मास्क वेयर नहीं किया था और उसका पूरा फेस क्लियरली सबको विजिबल था। विंग और वांगजी ने सक्सेसफुली नी वाईसैंग और लैन सिचन को एक वीआईपी वार्ड में शिफ्ट करवा दिया और अब उन दोनों ने डिसाइड किया कि वो भी दोनों रात को उन दोनों के पास ही रहेंगे। इसलिए वो नीचे पार्किंग में अपनी कार के पास आए ताकि वो जो कार में एक्स्ट्रा क्लोथ पेयर पड़ा हुआ है उसे यूज़ कर सके, क्योंकि वो दोनों भी ऑफिस से भागते हुए आए थे, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा मेसी थे और पूरी दिन हार्ड वर्क की वजह से पूरी तरह एग्जॉस्ट हो चुके थे। उन्होंने डिसाइड किया कि वो हॉस्पिटल में ही फ्रेश होंगे और वही उनके साथ ही रहेंगे रात को। इसीलिए वो अभी अपने कार के पास पार्किंग में पहुँचे ही थे कि उन्हें पीछे से एक इंसान के ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई, वी वुशियान। उन दोनों ने तुरंत पीछे देखा। एक्चुअली वांगजी को विंग का नाम पता चल चुका था। जब वांगजी ने लैन सिचन और नी वाईसैंग से विंग को इंट्रोड्यूस किया था, तब विंग ने अपना नाम उन्हें सिर्फ विंग बताया था। उसे अभी भी विंग का पूरा नाम वी वुशियान है ये नहीं पता था। वांगजी अभी भी ये नहीं जानता था कि विंग किसे बिलोंग करता है या वो किस फैमिली से है। ये सुनते ही उन दोनों ने पीछे देखा तो उन्हें एक बहुत तेज़ आवाज़ सुनाई दी एंड देन विंग अचानक अपनी चेस्ट को होल्ड किए अपनी घुटनों पे बैठ गया। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया। एक्चुअली वो वॉइस, जो शार्प वॉइस थी, वो एक गन शॉट की थी और विंग के चेस्ट में फायर हुआ था। मतलब उन दोनों पर अटैक हुआ था, या शायद सिर्फ विंग पर, क्योंकि इंसान ने जिसने शूट किया उसने विंग का नाम लिया, तो सिर्फ अटैक विंग पर हुआ। विंग अपने नीज पर नीचे बैठा हुआ था और वो अपनी टीयरी आइज से उस इंसान की तरफ देख रहा था। वो इंसान की आंखों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था और वो भी अपने पूरे गुस्से में विंग को ही देख रहा था। अचानक पार्किंग लॉट में बहुत सारी तेज़ कदमों की आवाज़ आई और उस पूरे पार्किंग को वांगजी के बॉडीगार्ड्स ने घेर लिया। उन्होंने उस इंसान के हाथ से वो गन भी छीन ली और टाइटली उस इंसान को ग्रैब कर लिया।
वो इंसान छूटने के लिए छटपटा रहा था, पर वांग जी का अभी ध्यान उस इंसान की तरफ ही था। अचानक उसे रियलाइज़ हुआ और उसने तुरंत विंग को देखा, जो अभी भी वैसे ही नीचे फ्लोर पर बैठा हुआ था और अपने हाथ से उन गार्ड्स की तरफ कुछ इशारा कर रहा था। वो नीचे गिरने ही वाला था कि वांग जी ने उसे टाइटली अपनी आर्म्स में कैप्चर कर लिया। विंग अभी भी उस इंसान की तरफ देख रहा था और वांग जी विंग की तरफ। विंग की आंखों में हल्की सी आंसुओं की परत थी और वो लगातार अपने हाथ से कुछ इशारे कर रहा था, पर वांग जी का अभी उस तरफ कोई भी ध्यान नहीं था और गार्ड्स भी उस इंसान को टाइटली ग्रैब कर खड़े थे। इससे पहले कि वांग जी कुछ कर पाता, जब विंग को रियलाइज़ हुआ कि वो उन गार्ड्स को नहीं समझा सकता, उसने वांग जी की तरफ देखा, जो अभी विंग की तरफ ही देख रहा था। विंग ने वांग जी से कहा, प्लीज़ प्लीज़ डोंट हर्ट हिम, प्लीज़ लेट हिम गो। इतनी ही बात विंग कह पाया अपनी कांपती आवाज़ में। एंड देन सडनली विंग का जो हाथ अभी तक उन गार्ड्स की तरफ था वो नीचे गिर गया। एंड देन विंग ने अपनी आंखें बंद कर ली। उन आंखों से एक हल्की सी आंसुओं की बूंद नीचे गिर गई और सब शांत हो गया। वांग जी ने तुरंत चिल्लाया, बनी बॉय, वेक अप, बनी बॉय। बट इससे का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि विंग ऑलरेडी अपनी कॉन्शियसनेस खो चुका था। मतलब विंग अब अनकॉन्शियस था। वांग जी ने विंग को तुरंत अपनी बाहों में उठा लिया और तभी कुछ नर्सेस और डॉक्टर्स भी वहाँ स्ट्रेचर और बाकी चीज़ें लेकर आ गए। एक्चुअली ये हॉस्पिटल लैंस को ही बिलोंग करता था, जिस वजह से वहाँ हर कोई लैन सिचन को जानता था। और जब सब ने देखा कि वांग जी के साथ जो पर्सन है उसे कुछ हुआ है, तो ऑलरेडी सब बहुत ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि सब जानते थे कि वांग जी एक साइको है जो अपनों के लिए कुछ भी कर सकता है। उसे सिर्फ अपनों से ही प्यार है, बाकी किसी और के लिए वांग जी के दिल में कोई और फीलिंग नहीं है। वांग जी ने विंग को तुरंत स्ट्रेचर पे लेटाया और विंग को भागते दौड़ते वो सब ओटी की तरफ, ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले गए। विंग को अंदर ले जाया गया एंड देन उन्होंने डोर क्लोज कर दिया। वांग जी अभी भी बाहर ही बैठा हुआ था और वो कॉन्स्टेंटली उस बंद हुए डोर की तरफ देख रहा था। उसके क्लोथ्स पर और हाथों पर विंग का खून लगा हुआ था और वो बहुत मेसी और परेशान लग रहा था। ऑब्वियसली कोई इंसान अगर अपने साथ 6 महीने तक वक्त बिताए, दिन रात सुबह शाम, तो उससे लगाव हो ही जाएगा। और शायद वांग जी को विंग से लगाव से भी ज़्यादा कुछ हो गया था। पर लेट्स देखते हैं क्या होता है। वांग जी अभी भी वही खड़ा था और वो सडनली अपनी नीज पर गिर गया। ये सब देखकर वहाँ हर कोई शॉक था। वांग जी अपने आप को संभाल ही नहीं पाया और वो तुरंत उसे अपने लेग्स बहुत ज़्यादा नम लगने लगे और वो अपने नीज पर गिर गया। ये देखकर वह हर कोई शॉक था, क्योंकि वांग जी कभी भी अपने नीज पर नहीं आया था। उसमें इतनी ताकत थी कि वो दुनिया को अपने घुटनों पे ला सके, पर लान वांग जी झुके ये हो ही नहीं सकता था। पर फिर भी वो आज अपनी नीज पे था और उसकी आंखों में कुछ आज नज़र आ रहा था। फिर भी वो ऑपरेशन थिएटर की तरफ देख रहा था, जिस वजह से सबकी तरफ उसकी बैक थी। जैसे ही वहाँ गन शॉट की आवाज़ सुनी थी, वहाँ बॉडीगार्ड्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। लैन कॉर्पोरेशन के सारे, मतलब जितने बॉडीगार्ड्स उनके आसपास थे, वो सब अभी हॉस्पिटल में मौजूद थे और उन्होंने पूरा हॉस्पिटल एरिया अच्छी तरह से एक्वायर कर लिया था। अभी जिस इंसान ने विंग पर शूट किया, वो इंसान को
गार्ड्स लेकर आए और वो पीछे उन गार्ड्स ने उन्हें पकड़ रखा था, जो वांग जी से कुछ दूरी पर पीछे की तरफ खड़ा था, और वो लगातार चिल्ला रहा था, खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। वांग जी खड़ा हुआ और वो जाकर वहाँ एक बेंच पर बैठ गया। जैसे ही वांग जी उस बेंच पर बैठा, कुछ बॉडीगार्ड्स ने, जिन्होंने उस इंसान को पकड़ रखा था, उन्होंने वांग जी के सामने उस इंसान को फेंक दिया। वो इंसान नीचे गिर गया और उसने हल्का सा चिल्लाया, क्योंकि उसे पेन हुआ था नीचे हार्शली फेंकने की वजह से। उस इंसान ने वांग जी की तरफ देखा और तुरंत अपनी नज़रें साइड को कर ली। उसकी आंखों में कोई भी गिल्ट नहीं था, इनफैक्ट लग रहा था कि वो खुद को बहुत प्राउड फील कर रहा है। अचानक पीछे से एक मिडल एज लेडी और उसके पीछे एक यंग लेडी और एक इंसान भागते हुए आए। उस लेडी ने उस इंसान को पकड़ा और खड़ा किया। उस लेडी ने कहा, चैंग, तुम ठीक हो? ये सब क्या हो रहा है? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी उस लेडी की नज़र उस वांग जी की तरफ गई और उसने कहा, मिस्टर लैन, वांग जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और मेरा बेटा? एक्चुअली वो कोई और नहीं, जियांग चैन था, और वो लेडी मैडम यू थी। उसके पीछे वाले भागकर आने वाली लेडी यानली थी, और जो इंसान भागते हुए आया था वो यानली का हस्बैंड जिन जिशुआन था। सो जियांग चैन ने खड़ा हुआ और अपनी मदर की तरफ देखते हुए कहा, मॉम, मैंने फाइनली उसे मार दिया। मैंने बदला ले लिया मॉम। उसने मुझे मारने की कोशिश की ना, उसने हमारा बिजनेस ख़त्म कर दिया। उसकी वजह से आज पापा की यह हालत है। देखो, मैंने उससे बदला ले लिया, मैंने उसे मार दिया। ये सुनकर वहाँ वो तीनों लोग और लान वांग जी भी पूरी तरह से शॉक हो चुके थे। लान वांग जी को तो समझ में ही नहीं आ रहा था, इसने उसे मार दिया? किसे? विंग को? पर विंग को ये इंसान कैसे जानता है? और ये सब हो क्या रहा है? उसके दिल में अभी लाख सवाल उठ रहे थे। और मैडम यू ने और यानली ने डिसबिलीव में जियांग चैंग को देख रहा था। यानली ने पूछा, तुमने किसे मार दिया? तब जियांग चैंग ने प्राउडली कहा, मैंने वी वुशियान को मार दिया। मैंने अपने हाथों से उसे शूट कर दिया, और ये परवर्ट इंसान उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। ये सुनते ही वहाँ एक ज़ोरदार थप्पड़ की आवाज़ गूंजी। ये थप्पड़ यानली ने मारा था, और जियांग चैंग पर यानली ने हाथ उठाया था। जियांग चैंग ने तुरंत अपने गाल को होल्ड किया और कहा, शिजे। तब यानली ने चिल्लाते हुए कहा, आचिंग, ये तुमने क्या किया? आशियन कहाँ है वो? और तुम्हें वो कहाँ मिला? और तुमने उसे मार दिया? ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम पागल हो गए हो? तब जियांग चैन ने यानली की तरफ देखा और कहा, आपको अभी भी उस इंसान की फिक्र है? वो है ही कौन? वो एक मैनिपुलेटेड इंसान है, जो सिर्फ एक गोल्ड डिगर है। वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। शीजे, वो बहुत गिरा हुआ इंसान है। वो एक धोखेबाज, एहसान फरामोश है। मैंने कोई गलती नहीं की। तब यानली ने कहा, आचिंग, शांत रहो। तुम जानते हो कि आशियन ने ये सब किया है? तब आचिंग ने चिल्लाते हुए, हाँ, किया है उसने ये सब। उसी की वजह से आज हमारी ये हालत है। उसी की वजह से पापा आईसीयू में हैं। उसी की वजह से आज हमारा बिजनेस ऑलमोस्ट डूबने वाला है। उसी की वजह से मैं मरने वाला था। इन सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबल सिर्फ वो इंसान है। उसे इंसान ने हमारी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया। वो सिर्फ पैसों के पीछे भागता है श्रीजय। वो एक लालची इंसान है। वांग जी वहाँ स्टंट खड़ा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कौन पैसों के पीछे भागता है? विंग। विंग को अभी तक वांग जी का ब्लैक कार्ड मिल चुका था, जिनमें से विंग ने लिटरली 1 रुपया खर्च नहीं किया था, और वो इंसान पैसों के पीछे भागता है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये इंसान पागल हो गया क्या जो बोल रहा है? उसे थोड़ा तो लॉजिक से बोले। जो इंसान
अनलिमिटेड पैसा होने के बावजूद एक पैसा खर्च नहीं करता, वो इंसान पैसों के पीछे कैसे भाग सकता है? वांग जी के दिल में अभी 1000 बातें और 1000 सवाल घूम रहे थे। वो सिर्फ जियांग चैंग की हर एक बात सुन रहा था और उसे इन 6 महीने में जो विंग का बिहेवियर था उससे कंपेयर करने की कोशिश कर रहा था। यानली ने आचिंग का कॉलर टाइटली ग्रैब करते हुए कहा, भूलो मत, वो हमारा भाई है। ये वर्ड था कि आचिंग ने चिल्लाते हुए कहा, वो हमारा भाई नहीं है, वो सिर्फ एक गोल्ड डिगर है जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक गिर सकता है। इतना बोलकर वो अचानक रोने लगा और उसने कहा, शीजे, आप अपने भाई पर यकीन नहीं कर रही, वो एक नीच इंसान है, उसकी वजह से आज हमारी फैमिली की हालत है और आप अभी भी उसकी साइड ले रहे हो शीजे। तब यानली ने कहा, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि उसने ये सब किया? तब आचिंग ने चिल्लाते हुए कहा, तुम मॉम झूठ क्यों बोलेगी, वो ड्राइवर झूठ क्यों बोलेगा? ये सब उसकी प्लानिंग थी और बाद में वो 6 महीने के लिए भाग गया। अगर मैं आज उसे नहीं देखता तो शायद ही वो कभी हमारे सामने आता। आपने नोटिस नहीं किया, वो लान वांगजी के साथ है शीजे, मतलब वो इसके साथ भी पैसों के लिए है। उसने कहीं से लान वांगजी को फंसा लिया होगा और इसके साथ अय्याशियाँ उड़ा रहा होगा। शीजे, वो एक घटिया इंसान है। आपको दिखाई नहीं देता शीजे? आप कब उसकी साइड लेना बंद करोगे? तब यानली ने कहा, आचिंग, हमें सच्चाई नहीं पता। तब आचिंग ने फिर से एक बार कहा, वो ड्राइवर झूठ क्यों बोलेगा शीजे? वो सच कह रहा था। ये एक कमीना इंसान है। हमने इसे इतने दिन तक पाला पोसा और ये इंसान, उसने वो आस्तीन का साफ है शीजे, उसने हमें ही ऊपर से डस लिया और भाग गया। जब उसने देखा कि अब जैंग्स फैमिली की मनी पूरी नहीं पड़ेगी तो वो हमें छोड़कर भाग गया, वो भी एक ऐसी मुसीबत में जहाँ उसे अब हमारे साथ होना चाहिए था। मेरा एक्सीडेंट हुआ था शीजे और वो मुझे छोड़कर भाग गया। वो सिर्फ एक भगोड़ा है जो सिर्फ पैसों के पीछे भागता है, पैसों के अलावा उसे कुछ नहीं दिखता। ये सुनकर वांगजी बहुत स्टन था क्योंकि उसे ये कुछ भी नहीं पता था। वांगजी के लिए विंग का बायोडाटा निकालना कोई बड़ी बात नहीं थी, पर फिर भी वांगजी ने ऐसा कुछ नहीं किया था क्योंकि उसने विंग को वादा किया था और वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जिसमें विंग ने साफ तौर पर लिखा था कि वांगजी उसकी आइडेंटिटी को किसी भी तरह से पता नहीं कर सकता और कुछ भी उसके बारे में, पास्ट के बारे में या फैमिली के बारे में पता नहीं करेगा। वांगजी अब शायद समझ रहा था कि विंग क्यों हमेशा खुद ही अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहता था, क्योंकि वो जियांग्स को बिलोंग करता था जो एक रिस्पेक्टेड बिजनेस फैमिली थी। वांगजी अभी भी वहाँ खड़े होकर ये सब सुन रहा था। अब तक वहाँ लैन सिचान और नी वाईसैंग भी आ चुके थे। एक्चुअली लैन सिचान को जब होश आया तो उसके पास नी वाईसैंग ऑलरेडी बैठा हुआ था। नी वाईसैंग को गार्ड थ्रू सब कुछ पता चल गया था, पर फिर भी वो लैन सिचान के होश में आने का इंतज़ार कर रहे थे। जब लैन सिचान होश में आए तब नी वाईसैंग ने उन्हें सब कुछ बता दिया और वो दोनों भी अभी विंग के वार्ड के बाहर थे। उन दोनों ने भी ये सारी बातें क्लियरली सुन ली थी और वो दोनों भी जियांग फैमिली को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। ये सब सुनकर वो भी लोग थोड़ा शॉक थे क्योंकि उन लोगों के इन्फॉर्मेशन के मुताबिक लान वांगजी का दोस्त वी वुशियान विंग था। वी वुशियान नहीं, वी वुशियान को कोई नहीं जानता था। एक्चुअली जैसा कि सब जानते हैं, चाइना में आते ही चैंग का एक्सीडेंट हो गया था जिस वजह से जियांग्स ने विंग को किसी से मिलाया ही नहीं और वो तुरंत उसी दिन गायब हो गया, जिस वजह से विंग को कोई जानता ही नहीं था। विंग को बस ये 4 लोग जानते थे, मतलब पूरी जियांग फैमिली जानती थी। इसके अलावा विंग कैसा दिखता है ये किसी को भी पता ही नहीं था। अचानक पीछे से क्लैपिंग की साउंड आती है और एक इंसान जिसने रेड एंड ब्लैक क्लॉथ पहने हुए थे वो आगे आता है। उसके चेहरे पर
एक स्माइल थी जो बहुत क्रीपी थी, और वो बहुत, मतलब वो कहते हैं ना, अजीब नज़र आ रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत अजीब थे, और वो एक इंसान की तरफ लगातार घूर के देख रहा था। उसने क्लैपिंग करते हुए कहा, एक्सेलेंट, मार्वलस, क्या बात है मैडम यू, आप तो हर किसी की सोच से भी ऊपर निकली। ये सुनकर वहाँ हर कोई शॉक हो गया। उस इंसान को वहाँ खड़ा हर एक इंसान जानता था, क्योंकि वो भी एक बिजनेस वर्ल्ड का जाना पहचाना चेहरा था। वो कोई और नहीं, वैन रोहान था, जो वैन कंपनी का CEO और डायरेक्टर था। वैन रोहान मैडम यू के सामने आया और उसने उनके सामने ही क्लैप करते हुए और एक क्रीपी स्माइल करते हुए कहा, फाइनली यू डिड इट, यू सक्सेस। आज तो आपको पार्टी करनी चाहिए। आपके बेटे ने फाइनली वो कर दिया जो आप इतने साल से चाहती थी। ये सुनकर वहाँ हर कोई शॉक था, खासकर वहाँ वैन रोहान के होने की को किसी ने भी कोई भी इमेजिनेशन की ही नहीं थी। अचानक ये न्यू कैरेक्टर वहाँ क्या कर रहा था, ये बात किसी को समझ में ही नहीं आया। मैडम यू ने हकलाते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब वैन रोहान ने मैडम यू की तरफ हल्के से झुकते हुए कहा, आप मुझे पार्टी नहीं देंगी? आपका प्लान सक्सेसफुल हुआ है, आपको तो पार्टी करनी चाहिए, और उस पार्टी में मैं इनवाइट ना हूँ, यह तो बहुत गलत है। यहाँ हर कोई जानता था कि वैन रोहान एक चीप पर्सन है जो अपने बिजनेस के लिए कुछ भी कर सकता है और किसी भी हद तक जा सकता है। वो अपनों बेटों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और वो एक घटिया इंसान है, फिर भी उसका बिजनेस वर्ल्ड में एक जाना माना नाम है। कहीं इनलीगल धंधों में वो इन्वॉल्व है, पर फिर भी कुछ सबूत ना होने की वजह से वो कभी पकड़ा ही नहीं गया। उसने मैडम यू की तरफ देखा और कहा, आपके बेटे ने आपका इतना साल पुराना सपना पूरा किया है, आप तो बहुत खुश होगी। मैडम यू ने फिर से हकलाते हुए कहा, क्या कहना चाहते हो तुम? वैन रोहान ने अपनी आईज रोल की और कहा, कम ऑन, इतना भी मासूम बनने की कोशिश मत कीजिए, ऐसा प्रिटेंड मत कीजिए जैसे आपको कुछ पता ही ना हो। आज जियांग चैंग ने जो भी किया, क्या उससे आप खुश नहीं हैं? फाइनली आपकी लाइफ का सबसे बड़ा कांटा, वो बच्चा आज ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रहा है, या शायद उसकी मौत ही हो जाएगी। आपको तो खुश होना चाहिए, आपको तो अपने बेटे पर प्राउड होना चाहिए। तो आप ये इतनी स्वेटी क्यों हुई है? आपको तो खुश होना चाहिए आज, और आप यहाँ इतनी डरी सहमी क्यों खड़ी हैं? फाइनली जो आपको समझ में आ रहा है, आप जो चाहती थी वो हो गया। यू विल डिड इट। चलिए पार्टी करते हैं। अभी भी वहाँ बाकी सब लोग, मतलब लान वांगजी, लान सिचान, नी वाईसांग, जियांग चैंग, यानली, जिन जुशान, सब कोई उन दोनों को देख रहा था। मतलब यह चल क्या रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा था। जियांग चैंग ने अपने ही अडॉप्टेड ब्रदर को मार दिया, और वो उसे धोखेबाज और गोल्ड डिगर न जाने क्या क्या कह रहा है। यानली विंग की साइड ले रही है, और यहाँ वैन रोहान, जिसका यहाँ कुछ काम ही नहीं है, वो यहाँ आकर खड़ा है, और वो सवाल किससे पूछ रहा है? विंग की स्टेप मॉम से या अडॉप्टेड माँ से? बट किस बारे में, और कौन सा सपना था वो जो पूरा हो गया है? हर किसी की आंखों में लाखों सवाल थे, किसी को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। वैन रोहान ने कहा, मैडम यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस, फाइनली सब कुछ अब ठीक हो जाएगा। जैसे ही उस बच्चे की मौत हो जाएगी, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, जैसा पहले था, एक परफेक्ट फैमिली। और उस फैमिली में वो बच्चा एक बर्डन ही तो था। क्या सच में वो बर्डन था? नहीं, वो बर्डन नहीं हो सकता। 10 साल की उम्र में उसे मजबूरी में चाइना छोड़ना पड़ा, क्योंकि आपको ये लगता था
कि वो इंसान जो अंदर लेटा हुआ है, वो मासूम सा बच्चा आपके बेटे को, आपके अल्फा बेटे को अपने खूबसूरती के जाल में फंसाएगा और इस पूरी जियांग इंडस्ट्रीज पर राज करेगा, जिस वजह से आपने उसे बाहर भेज दिया। उसने लाख मना किया, फिर भी आपने उसे बाहर भेज दिया। सिर्फ 2 साल, 10 साल का था तब आपने उसे भेजा था, और सिर्फ 2 साल आपने जियांग्स ने उसके एक्सपेंसेस उठाए और बाद में उसे जस्ट छोड़ दिया। जियांग चैन ने चिल्लाते हुए कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? वो अब तक सिर्फ जियांग के टुकड़ों पे पलता आया है। तब वेन रोहान ने जियांग चैन की तरफ देखा और कहा, वो जियांग्स के टुकड़ों पर पल रहा है? वो सीरियसली? व्हाट अ जोक! क्या तुम्हें पता नहीं? तुम्हारी माँ ने उसे सिर्फ 2 साल तक, मतलब जब तक वो 12 साल का नहीं हुआ तब तक ही उसे उसके खाने के, पीने के और बाकी एक्सपेंस के लिए खर्चे दिए। बाकी उसने 12 साल की उम्र से आज तक जो भी खुद पर खर्च किया है वो सब उसने खुद कमाया है। वो खुद पार्ट टाइम वर्क्स करता था और अपनी कॉलेज फी उसने स्कॉलरशिप गेन करके पे की, और बाकी सारी चीज़ों के लिए वो पार्ट टाइम जॉब करता था, कैफ़ेज़ में, कहीं कहीं सिंगिंग करके, कुछ ऑडिशंस, ये वो उसने 1000 वर्क किए हैं सफाई के। तुम सोच भी नहीं सकते वो बच्चा उस अनजान देश में अकेला कैसे जिया है। तुम्हें कुछ भी नहीं पता। और जो पैसे विंग को भेजने होते थे उससे तुम्हारी ये प्यारी माँ बार में उड़ा के आती थी, अपनी सहेलियों के साथ पार्टीज करती थी। क्या तुम्हें ये नहीं पता था बच्चे? ये बोलकर वो फिर से मैडम यू की तरफ देखने लगा, जो अभी अपनी नज़रें नीचे झुकाए हुए थी। मैडम यू ने अचानक अपनी नज़रें ऊपर की और कहा, तुम हमारी फैमिली मैटर में क्यों बोल रहे हो? तब वेन रोहान ने एक स्माइल दी और कहा, फैमिली मैटर? अब जब अपनी पोल खुल रही है तो वो बच्चा तुम्हें अचानक फैमिली लगने लगा? ओ कम ऑन, इतना नाटक मत करो। ये जो तुम टिपिकल मॉम का किरदार निभाने की कोशिश कर रहे हो ना, उसके अंदर के, उस मुखौटे के अंदर के चेहरे को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। उस बच्चे को तुमने 8 साल तक अपनी फैमिली से दूर रखा, सिर्फ 2 साल उसके एक्सपेंस उठाए और उसने अब तक अपने एक्सपेंसेस खुद उठाए हैं। जानती हो ना तुम ये? तुम जानती हो, फिर भी उसने एक बार भी अपने घर पे अपने पापा को, अपने भाई को और अपनी बहन को कुछ भी नहीं बताया। उसने ये कभी नहीं कहा कि तुमने उसे पैसे नहीं भेजे। वो खुद वहाँ अर्न करता था। तो तुम लोग ये नहीं कह सकते तो कि वो जियांग्स के टुकड़ों पे पलता है। इनफैक्ट जियांग्स है जो अपने सेल्फिशनेस के चलते उसकी लाइफ बर्बाद कर चुके हैं। तुम जानते ही कितना हो बच्चे? कुछ नहीं जानते तुम। तुम्हारा एक्सीडेंट होना कोई भी चाल नहीं थी, उसमें विंग का कोई हाथ नहीं था। उस दिन विंग खुद शॉक हो चुका था। उसे जैसे ही एयरपोर्ट पे लैंड किया उसे पता चला कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है, और वो भागते हुए तुम्हारे पास आया। उस ट्रक ड्राइवर ने तुम्हें जो कहा था ना कि वो विंग ने कहा और विंग ने तुम्हें पैसे दिए उसे तुम्हें मारने के लिए, वो सब तुम्हारे मॉम की घटिया चाल थी। क्या तुम्हें ये नहीं पता? तुम्हारे मॉम ने उस ड्राइवर को पैसे दिए थे ताकि वो ये बोल सके, ताकि तुम विंग से नफरत कर सको। विंग कभी ये कर ही नहीं सकता। विंग तुमसे और इस पूरी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, एक ऐसा प्यार जिसमें कोई भी स्वार्थ नहीं है। तुम सब सेल्फिश हो, पर वो सेल्फिश नहीं है। वो एक प्योर हार्ट एंजल है जिसने तुम सबको बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। क्या कह रहे थे तुम बच्चे? कि उसने तुम्हें मारने की कोशिश की, उसने जियांग्स का बिजनेस डुबा दिया। तुम्हारे पापा ने भी उसे यह बिजनेस संभालने के लिए ही बुलाया था, क्योंकि तुम्हारे पापा जानते थे कि ये जियांग कंपनी जो डूब रही है उसे सिर्फ इकलौता वी वुशियान ही हैंडल कर सकता है। तुम किसी काम के नहीं हो। तुम कितना भी वर्क कर लो, पर तुम
इस जियांग कंपनी को कभी भी संभाल नहीं सकते, क्योंकि तुम एक यूजलेस पर्सन हो जिसके पास अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है, जो अपने गुस्से में कुछ भी कर गुजरता है, अपने दिमाग से नहीं सोचता, सिर्फ अपने गुस्से में आकर कोई डिसीजन ले लेता है और ये भी नहीं सोचता कि वो सही है या गलत है। जैसे तुमने आज उठाया, तुमने सीधा उस बच्चे को मार डालने की कोशिश की, ये बिना पता किए कि जो हुआ वो सच है या झूठ। उस ड्राइवर ने झूठ बोला और तुम्हारी माँ के कहने पर झूठ बोला। तुम्हारी माँ पहले से ही विंग को तुम लोगों की फैमिली से धक्के मारकर निकालना चाहती थी, पर तुम तीनों ही विंग की ढाल बन के वहाँ थे। फाइनली उन्होंने 12 साल पहले तुम लोगों को विंग से दूर कर दिया और विंग को एक अनजान देश में भेज दिया। ये इस बार जब विंग आया तब इनके दिल में फिर से वो इनसिक्योरिटीज जागने लगी कि कहीं फिर से विंग वही सब ना करे। इनकी घटिया सोच के हिसाब से वो फिर से तुम्हें अपने प्यार के जाल में न डाले या ये जियांग कंपनी हड़प ना ले, क्योंकि इन्हें डर था कि ये जानती थी कि इनके बेटे से कहीं ज़्यादा काबिल विंग है जो ये कंपनी संभाल सकता है। तुम चाहो तो लैंस से पूछ सकते हो। जब से लान वांगजी की कंपनी में वी वुशियान ने एंट्री ली है, सुना है लैंस और भी ज़्यादा टॉप पर पहुंच गए हैं। पहले से ही जो कंपनी टॉप पर थी, अचानक पिछले 6 महीनों से वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही है। क्या इसमें विंग का हाथ नहीं है? ये सब उसने वांगजी की और लैंस सिचन की तरफ देखते हुए कहा था। वांगजी और लैंस सिचन दोनों भी ये जानते थे कि कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सच है। विंग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और वो अपनी होशियारी से बहुत सारी चीज़ें यूं ही प्रॉब्लम सॉल्ट आउट कर देता है, बस चुटकी में। सो वेन रोहान फिर से मैडम यू की तरफ पलटा और उसने कहा, फेंग मियान जानता था कि वो जियांग कंपनी को संभाल सकता है। फेंग मियान ये भी जानता है कि वी वुशियान कभी भी धोखेबाजी नहीं करेगा, क्योंकि धोखेबाजी उसके खून में ही नहीं है। वो बच्चा क्या धोखेबाजी करेगा? वो तो तुम लोगों का एहसानमंद है और तुम लोगों के लिए कुछ भी कर सकता है। कुछ भी? क्या इस कुछ भी का मतलब भी जानते हो तुम? यहाँ तक कि उसने तुम्हारे बेटे को बचाने के लिए खुद को बेच दिया है। ये सुनकर वहाँ हर कोई शॉक था। मतलब विंग ने? तब वेन रोहान ने जियांग चैंग की तरफ मुड़ा और उसने कहा, तुम जिस एक्सीडेंट की बात कर रहे हो ना, उस एक्सीडेंट के बाद तुम ऑलमोस्ट मरने वाले थे। तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे रहे और डॉक्टर ने एक बहुत तगड़ी फीस बताई थी और कहा था कि अगर ये पे नहीं हुई तो तुम्हारी जान चली जाएगी। विंग ने वो पैसे अरेंज करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, पर विंग भी जानता था कि जियांग्स की पूरी प्रॉपर्टी बेचकर भी वो तुम्हारे उस ऑपरेशन के एक्सपेंस को नहीं उठा पाएगा। इसीलिए उसने लान वांगजी के साथ एक डील की, और वो डील जानते हो क्या है? वो डील ये है कि लान वांगजी का वो एक स्लेव बनकर काम करेगा। सिर्फ स्लेव नहीं, एक सेक्स स्लेव बनकर काम करेगा। वो वांगजी के हाथ की एक कठपुतली है जिसकी सांस पर भी वांगजी का हक है, जिसे तुम एहसान फरामोश, गोल्ड डिगर और न जाने क्या क्या कह रहे हो ना, उसने सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए खुद को जिंदगी भर के लिए बेच दिया है। और अब वो बन चुका है जिससे वो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत करता है। एक सेक्स स्लेव, एक गुलाम। जानते हो इस वर्ड का मतलब? नहीं जानते ना? वो तुम तो जानते होंगे ना, बचपन से उसके साथ हो। वो इन सब चीज़ों से कितना हेट करता है ये तुम जानते हो ना। वो नफरत करता है ऐसे लोगों से, फिर भी वो तुम्हारी वजह से उस चीज़ में उतर गया। उसने खुद की बॉडी को सेल कर दिया, यहाँ तक कि खुद की सोल को भी उसने अपनी फ्रीडम सोल कर दी, और अपने आप को, अपनी सांसों को तक उसने तुम्हारे लिए बेच दिया। वो हर रोज़ लान वांगजी का एक बेड वार्मर बन के
वर्क करता है, जिसकी सास तक वांग जी की परमिशन की मोहताज है। वो 6 महीने गायब नहीं था, उसने खुद को हाइड करके रखा था ताकि जियांग फैमिली उसकी वजह से शर्मसार ना हो। कहीं ना कहीं तो उसका कनेक्शन जियांग्स के साथ था ना कहीं उसका नाम जियांग्स के साथ जुड़ा था, अडॉप्टेड ही सही, पर वो जियांग्स का सन था। इस वजह से उसने अपनी आइडेंटिटी हिडन रखी और वो वहाँ वांग जी के साथ एक प्रिजनर की लाइफ जी रहा था, जिसकी हर बात पर वांग जी का हक है। वांग जी के सिवा वो कुछ भी नहीं कर सकता। तुमसे मिलने आना तो दूर, वो अपनी एक सांस भी वांग जी के बिना नहीं ले सकता। तुम कुछ नहीं जानते बच्चे, तुम कुछ नहीं जानते। तुम्हारी माँ बहुत ज़्यादा डेविल है, जिसे तुम गॉड समझ रहे हो, और जिसे तुम डेविल समझ रहे हो ना, वो तुम्हारा एंजल है, तुम्हारा सेवियर है। क्योंकि उन पैसों की कीमत वो हर रोज़ बिता रहा है, चुका रहा है, हर रोज़ वो टूट रहा है, और फिर भी दूर से ही सही तुम्हें देखकर वो खुश है। जिसे तुम गोल्ड डिगर कह रहे हो ना, उसे गोल्ड का मतलब भी नहीं पता। वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा एंजल है, गुड हार्ट है, प्योर है। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. I hope you all are enjoying this story. और अगर आप अब तक इस स्टोरी में मेरे साथ हो तो आगे के पार्ट्स में भी आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आए। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, प्लीज़ कॉमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.